हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और ये आज का जो हमारा वीडियो है ये झारखंड सामान्य ज्ञान, जो झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स को ये टच करेगा। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इसमें 4 सेगमेंट को हम टच करेंगे, जो कि होने वाला है। पहला होगा इतिहास, हिस्ट्री। दूसरा होने वाला है जियोग्राफी, जो कि भूगोल। तीसरा होगा कल्चर, जो संस्कृति। और चौथा है स्टैटिक जीके। यही 4 पोर्शंस ऐसे होते हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड जीके उसमें है। तो अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट एनालिसिस इसमें आपको मिलेगा। ये जो 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन इतना खास होने वाला है कि ये 20 क्वेश्चन आपको मोर देन 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा नॉलेज देके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्वेश्चन आंसर सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? नील आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, उलगुलान आंदोलन या जंगल आंदोलन? तो सही आंसर क्या है? उलगुलान आंदोलन। उलगुलान आंदोलन। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा जो है, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। 15 नवंबर 1875। अगर आपको पता होगा कि झारखंड की स्थापना दिवस जो है वो 15 नवंबर को ही मनाया जाता है, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी वजह से इसकी स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उलिहाती गांव में, खूंटी जिला में वो पड़ता है। माता का नाम था करमी हातू, पिताजी का नाम था सुगना मुंडा। ठीक है, अगर इनके लाइफ की बात करें तो शुरू में ये ईसाई धर्म अपना लिए थे। 1886-87 में जब ये पढ़ने के लिए गए थे चाईबासा में, तो वो एक जर्मन मिशनरी स्कूल हुआ करता था। तो वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती कह लें या कुछ भी कह लें, वहाँ पे इनको ईसाई धर्म ज्वाइन करवा दिया गया था। और वो ज्वाइन करवाया था इनको स्कूल के एक प्रीस्ट थे, फ्रेडरिक बुमन करके। फ्रेडरिक बुमन, ठीक है, इन्होंने ही इसके ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। और ये जब ईसाई बने थे तो उस समय इनका नाम हो गया था बिरसा डेविड। बिरसा डेविड, या सिर्फ शॉर्ट में डेविड भी कह सकते हैं। लेकिन फिर 3-4 साल में, यानी कि 1890 से 91 तक आते आते इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। और इसमें वापस आने में इनको जो सबसे बड़ा मदद किया था वो किया था अनंत मुंडा ने। अनंत मुंडा थे एक, इनको अनंत गुरु भी के नाम से भी आप कई बार देखेंगे। तो इन्होंने ही इनको वापस अपने जो सिंह बोंगा भगवान हैं उनके प्रति लौटने के लिए प्रेरित किया था। फिर आते हैं हम इनके उलगुलान आंदोलन पे। तो उलगुलान आंदोलन में इनका जो सेनापति था वो गया मुंडा था, ध्यान रखेंगे। और उलगुलान आंदोलन के दौरान ही 9 जून 1900 को जब ये जेल में थे, रांची के जेल में, तो किसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए, अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत कुछ आपको कनेक्ट करेगा। आगे देखते हैं हम अपना, इसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो है ये 1859 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। नील के खेती करने वाले किसानों के द्वारा ज़बरदस्ती उनको ज़मीन पे वो नील की खेती करवाया जाता था, तो इसके लिए हुआ था। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन। तो टाना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में जतरा उरांव के द्वारा शुरू किया गया था। ये 1914 में हुआ था। जतरा उरांव नाम के एक व्यक्ति थे जिनको बाद में टाना भगत कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ होता है धार्मिक भक्त। टाना भगत का मतलब होता है धार्मिक भक्त। और ये क्या है, शुरुआत जो है एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो बाद में जाके क्या हुआ, एक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे बन गया। और विशेष करके ये उड़ाव जनजाति के द्वारा ही किया गया था। उलगुलान आंदोलन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। जंगल आंदोलन जो है ये कोई एक स्पेसिफिक आंदोलन नहीं है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग जंगलों को बचाने के लिए देश में ऐसे प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं, तो वही जंगल आंदोलन है। चेरो वंश की राजधानी कहाँ थी? चेरो वंश की राजधानी थी खुखरा। चेरो वंश की राजधानी थी खुखरा। ठीक है, चेरो वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि खुखरा जो है इसकी राजधानी थी। इसके चेरो वंश के संस्थापक थे फतेह दयाल सिंह। चेरो वंश के संस्थापक थे फतेह दयाल सिंह। और सबसे इसके जो फेमस राजा हुए वो थे मेदिनी राय। और
इनका साम्राज्य जो था मेदिनी राय का ज़्यादातर कहाँ पे था, वो था पलामू में। इसीलिए आप पलामू का किला, नया किला, पुराना किला, दोनों ही मेदिनी राय ने ही बनवाया है। अभी भी आप अगर देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो शुरुआत जो किया था फतेह दयाल सिंह ने, प्रारंभिक राजधानी खुखरा थी, गढ़वा जिले में पड़ता है, और ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की बात है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की बात है। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और पहले खुखरा के बाद में उसको पलामू ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धू कान्हो किसका नेतृत्व कर रहे थे? सिद्धू कान्हू जो है वो किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो सिद्धू कान्हो जो है वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 30 जून 1855, याद रखेंगे 30 जून 1855, ये वो डेट है जब सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो, ये 6 लोगों ने, ये है 6 लोग थे, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, ये चारों भाई थे, फूलो झानो ये इनकी बहनें थी। मतलब ये 6 परिवार के लोग, 4 भाई 2 बहन। ठीक है, इनने क्या किया था, इस विद्रोह का शुरुआत किया था। शुरुआत भोगनाडी के गांव से हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, भोगनाडी इनका घर ही था। ठीक है, 1855 में ही सिद्धो कान्हो को पकड़ के मार दिया गया। उसके बाद उसी तरह से धीरे धीरे चांद और भैरव को भी मृत्यु के घाट उतार दिया गया, और बाद में झालो और फूलो और झालो को भी जो है उनको मार दिया गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा ये चला नहीं। 1855 30 जून को स्टार्ट हुआ और 1856 में ख़त्म भी हो गया। लेकिन इसका इफेक्ट इतना रहा कि 1855 में ही संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना, जो आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा करता है, जो कि आज तक है। उसके अलावा संथाल परगना को एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में भी मान्यता मिली। मतलब एक संघर्ष तो मुश्किल से 6 महीने का था इनका, 6 महीने में 6 भाई बहन ने अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया, लेकिन जो उनका एम था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, वहीं अगर सिद्धो की बात करें तो 1815 ईस्वी में 11 अप्रैल को सिद्धो का जन्म हुआ था, कान्हो 1820 में, चांद 1825 में और भैरव 1835 में। सिद्धो और कान्हो, चांद और भैरव के माता पिता का नाम था तो चुन्नी माझी इनकी माता थी, चुन्नी माझी इनके पिता थे, और सूबी हांसदा इनके पिता थे। और 30 जून को इस जो विद्रोह है इसका शुरुआत हुआ था, इसलिए 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 11 अप्रैल को हम सिद्धो जयंती के नाम से जाने जाते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सिद्धो के पत्नी का नाम क्या था, तो उनका पत्नी का नाम था सुग्गी मुर्मू, और कान्हू के पत्नी का नाम था सुम्मी मुर्मू। ओके, यहाँ पे कुछ और विद्रोह के नाम आए हैं। तो कोल विद्रोह ये 1831-32 में हुआ था, कोल जनजाति के द्वारा, जिनके फेमस नेता थे, नेता से ही पूछा जाएगा आपको, जैसे इसमें सिद्धो कान्हो का नाम लिया गया है। तो जो फेमस नेता थे वो थे बुद्धू भगत, जतरा भगत, और बाद में अन्य जनजातियाँ जैसे मुंडा, हो, उड़ाव, इन्होंने भी इसको साथ में दिया था। मुंडा आंदोलन, तो मुंडा आंदोलन जो है वो उलगुलान आंदोलन को ही कहा जाता है, जिसको बिरसा मुंडा ने लीड किया था। और चुआर आंदोलन, तो चुआर आंदोलन जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता थे दुर्जन सिंह, राघोलेठ, लच्छन सिंह, मोहन सिंह। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा तेज नहीं हूँ, आई होप। नेक्स्ट पे आते हैं, झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था? देखिए मैंने ऊपर ही आपको समझाया था, एक्सप्लेनेशन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड से, ये झारखंड का जो है वो बिहार से इसका अलग हुआ था, ये बिहार से अलग हुआ था। तो इसमें कुछ चीज़ें जो, जैसे मैं बता दूं आपको कि बिहार का लगभग 45.8% हिस्सा जो है लेके बिहार अलग हुआ था। बिहार से अलग हुआ था। बिहार के दक्षिणी बिहार का जो भी 18 जिला था उसको काट के झारखंड बनाया गया, देश का 28वां राज्य, जिसमें बिहार का 27% आबादी भी आया था। ठीक है, बिहार का 27% आबादी और 46% लगभग हिस्सा आ गया था। और तो अभी वर्तमान में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और उस समय आबादी, जब हम आए थे उस समय आबादी लगभग 2.25 करोड़ थी जब झारखंड बना था। ओके, झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी थे, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार, और पहले जज जो है विनोद कुमार गुप्ता थे। राजधानी और हाईकोर्ट दोनों ही रांची में था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये झारखंड राज्य बनाने के लिए लोकसभा में बिल पास हुआ था 2 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में ये पास हुआ था 11 अगस्त को।
2000 को, और राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी 25 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिसूचना इसकी जारी हुई थी 12 सितंबर को। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, 12 सितंबर 2000, सारी तिथि 2000 में रहेगी। ओके, और 15 नवंबर को झारखंड राज्य बन के तैयार हो गया। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का विद्रोह का संबंध किस विद्रोह से है? ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, तो देखिए विश्वनाथ साहदेव जो हैं वो थे सन 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी झारखंड से। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के थे। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रांची के बरखुंडा के जमींदार थे। ठीक है, 1857 में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 16 अप्रैल 1858 को इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी रांची जेल के परिसर में पीपल के पेड़ पे। ओके, ज़्यादा चीज़ें इसमें जानने के लिए नहीं है। संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब 5 क्वेश्चन तो हमने झारखंड के इतिहास से कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे झारखंड का भूगोल। ओके, झारखंड में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। तो पारसनाथ पर्वत झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, 1365 मीटर अगर आप तैयारी करते हैं तो इसकी ऊंचाई है। फीट में देखा जाए तो 4479। ये आगे पीछे मतलब करते रहते हैं, कहीं पे कुछ आपको मिलेगा। लगभग ये मीटर में है, ये फीट में है। स्थान है गिरिडीह जिला, छोटा नागपुर पठार का ये हिस्सा है। इसके दूसरे नाम इसको हम मरांग बुरु भी कहते हैं और सामवेद शिखर भी कहते हैं। ठीक है, सामवेद शिखर जैन धर्म के धार्मिक स्थल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें से 20 लोग इसी शिखर पे आके अपना मोक्ष यानी निर्वाण को प्राप्त किए थे। और इसका नाम जो पारसनाथ रखा गया है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे ही रखा गया है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है किस प्रकार का पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है, ये भी आप इसका नाम याद रखेंगे। अगला आप यहाँ पे रजमा पठार के बारे में जान रहे हैं, तो रजमा पठार रांची जिला में है, बेरो क्षेत्र के पास। लगभग 700 से 800 मीटर इसकी ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये, 700 से 800 मीटर है। चिरकुंडा का पठार, ये पठार चिरकुंडा का पठार ही है, ये धनबाद जिले में है। 200 से 300 मीटर के रेंज में इसकी ऊंचाई जाती है, निरसा प्रखंड में ये पड़ता है। सतपुरा एक पर्वत श्रेणी है। ओके, 900 किलोमीटर में फैला हुआ है ये सतपुरा पर्वत श्रेणी, 900 किलोमीटर में। और ये आपको MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो MP के पंचमढ़ी क्षेत्र में है। 1350 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, और पंचमढ़ी को जो याद रखेंगे, बाकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पंचमढ़ी को ही सतपुरा की रानी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा कहलाती है? तो ये दामोदर नदी है जो झारखंड की जीवन रेखा कहलाती है। ओके, और दामोदर के लिए आप ध्यान रखेंगे कि बंगाल का शौक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला में एक गांव है कामरपुखुर गांव में रांची पठार से इसका होता है, निकलती है ये। 592 किलोमीटर टोटल ये चलती है और लास्ट में हुगली नदी में जाके ये मिल जाती है। ओके, इसकी सहायक नदी की बात करें तो बराकर नदी है, कोई नदी है, बामनी, खारून, नुनिया, इस तरह की नदियाँ इसके है। ओके, और अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए है कि ऋग्वेद में इसका नाम आया है, लेकिन कोई नाम मतलब इस तरह से नहीं आया है। जब स्थान का जिक्र हुआ है झारखंड का तो वहाँ पे इसकी चर्चा की गई है कि फलाने जगह पे एक धारा प्रवाह, जल प्रवाह है, तो इसका ही जिक्र है उसमें, क्योंकि एग्जैक्ट जगह के हिसाब से देखा गया है। और देखा जाए तो धनबाद, बोकारो, चंद्रपुरा, बरकाकाना ये सब इसी के किनारे स्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट डैम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पंचेत डैम, मैथन डैम और तिलैया डैम। ये तीनों डैम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस नदी पे है? तो ये दामोदर नदी पे ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। थोड़ा सा ऑप्शंस को भी एलोबरेट करते हैं, पता नहीं कब से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। स्वर्ण रेखा नदी रांची जिले के नगरी गांव के छोटा नागपुर पठार से निकली है। 610 मीटर ऊंचाई से ये गिरती है और
टोटल 395 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। बहाव इसका पश्चिम से पूरब की ओर है, याद रखेंगे। अंत होता है बंगाल की खाड़ी में, जो उड़ीसा का बलीपल्ता के पास गिरता है। जमशेदपुर शहर जो झारखंड का सबसे फेमस और बहुत ज़्यादा फेमस शहर है, वो है इसी के किनारे स्थित है। इसके अलावा रांची, तमाड़, चाईबासा भी इसी नदी के किनारे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, चांडिल डैम, गोलूडी बैराज और ईचागढ़ डैम, साथ में मनेर नाला डैम इसी नदी पे बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है कोयल नदी। तो कोयल नदी रांची जिला के पलामू पठार से लोहरी ग्राम से गिरती है, बिहार के सोन नदी में जाके मिल जाती है, जो आगे चलकर गंगा में मिलती है। सोन नदी आगे चल के गंगा में मिलती है। ये नदी, कोयल नदी, पूरी तरह से क्या है, मानसून पर निर्भर नदी है। और इस नदी के किनारे पलामू टाइगर रिजर्व और बेथला नेशनल पार्क स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंडल डैम इसी पे बना हुआ है। ठीक है, और सोन नदी जो है कहाँ से, नेक्स्ट जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से, अनूपपुर जिला MP, 784 किलोमीटर, और यह पटना के पास गंगा से मिल जाती है। ओके, तो आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। झारखंड का कौन सा जिला कोयला के लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं, धनबाद, मेरा ही होम टाउन है। धनबाद कोयला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं पे अगर हम और कुछ स्टेट्स की बात करें, मतलब राज्यों की बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक, खास करके रूबी अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए पूर्वी सिंहभूम, और बॉक्साइट के लिए लोहरदगा, और तांबा के लिए आपको घाटशिला प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, और जादूगोड़ा का नाम किस लिए प्रसिद्ध है, एक बार आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा था और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी आ गया। पलामू टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है? कोयल नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व और बेथला नेशनल पार्क। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड की कुल कितनी भौगोलिक डिवीजन जलवायु क्षेत्र मानी जाती है? 3 मानी जाती है गुरु, 3 मानी जाती है। कौन कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र और कोल्हान क्षेत्र। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ठंडी और सुखद जलवायु पाई जाती है। और इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार जैसे जिले आते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क मौसम होता है। दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा ये सब इसके अंदर आते हैं। और तीसरा होता है कोल्हान क्षेत्र। कोल्हान क्षेत्र में आर्द्र होती है और भारी वर्षा वाला क्षेत्र होता है। कोल्हान क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, जमशेदपुर ये सब जिले आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आएंगे हम, अब 5 क्वेश्चन हमारे हो गए भूगोल से, तो अब संस्कृति की ओर आते हैं। सरहुल का त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए, बहुत सारी जनजातियां मनाती हैं, लेकिन मेन जो धार्मिक जुड़ाव है वो मुंडा जनजाति का इससे है। ठीक है, इसके अलावा उड़ाव जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान मुंडा जनजाति के साथ ही मानी जाती है। सरहुल को जान लेते हैं, सरहुल क्या है? तो सरहुल में सर और हुल से बना है। तो सर का मतलब होता है सार वृक्ष और हुल का मतलब होता है पूजा या उत्सव। ठीक है, यानी कि साल के वृक्ष का पूजा या पर्व। ठीक है, और इसका वो मनाने का समय क्या होता है? चैत्र मास, यानी कि मार्च और अप्रैल का समय होता है। बसंत ऋतु के शुरुआत में लगभग मनाया जाता है। इसमें आपको धरती की पूजा की जाती है और ग्राम देवता की पूजा की जाती है। पाहन, जो कि इनके पंडित को पाहन कहा जाता है, वो जल और बलि चढ़ाते हैं, और साल के फूल का इस्तेमाल इस पूजा में किया जाता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जाने हम। नेक्स्ट आते हैं जादूर गीत, इंपॉर्टेंट। जादूर गीत किस उद्देश्य से गाए जाते हैं? तो जादूर गीत जो है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। जादूर गीत देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। ये खास करके आपको सरहुल पूजा में, कर्मा पर्व में, माघे, बड़देव पूजा और झाड़ फूक के समय भी गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और गीत भी हैं। एक होता है कर्मा गीत, वो करम देवता के लिए। सरहुल गीत सरना देवता के लिए और प्रकृति माता के लिए। जना झाड़ गीत, ये रोग निवारण और बीमारी के लिए। युद्ध के लिए कुछ गीत स्पेशलाइज्ड है। बिरसा गीत, ठीक है, जिसको उलगुलान गीत भी कहा जाता है। ये वीर बिरसा मुंडा के शौर्य और बलिदान के लिए, और अगर युद्ध पे जा रहे हैं तो युद्ध को के लिए अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए गाया जाता था। खेती के समय आपको जो गीत गाया जाता है वो है झूम गीत या हामल गीत। ठीक है, उसी की तरह विवाह के समय डोमकच गीत गाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा।
पसंद आ रहा है तो एक लाइक आपसे मैं चाहूँगा करने के लिए, एक आप लाइक ज़रूर हमारे वीडियो को कर दें। झारखंड का राजकीय नृत्य कौन सा है? झारखंड का राजकीय नृत्य है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य जो है वह यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में भी शामिल है, याद रखेंगे आप। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है, झारखंड का छऊ नृत्य, बंगाल का छऊ नृत्य और उड़ीसा का छऊ नृत्य। तीनों के बारे में बता देता हूँ नाम आपको। झारखंड का छऊ नृत्य को सरायकेला छऊ कहा जाता है, बंगाल के छऊ नृत्य को पुरुलिया छऊ कहा जाता है और उड़ीसा के छऊ को मयूरभंज छऊ कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, किस जनजाति की भाषा को कुड़ुख कहते हैं? कुड़ुख कहते हैं। यहाँ पे 2 जनजातियों की भाषा को कुड़ुख कहा जाता है, एक तो उड़ांव, दूसरा बिरजिया। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर आपको बिरजिया ऑप्शन में नहीं रहेगा, उड़ांव ही रहेगा, ठीक है। तो उड़ांव जनजाति के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। दूसरा, संथाल जो जनजाति है, इसका भी एक अपना संथाली भाषा है और ख़ास करके इसका एक लिपि भी है जिसको ओल चिक्की बोला जाता है। ओल चिक्की, ये 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसको विकसित किया था और ये एक सर्टिफाइड एक इसकी संथाली भाषा की लिपि है। मुंडा की भाषा मुंडारी है और बिरजिया की तो कुड़ुख है ही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टूसू पर्व विशेष रूप से किस अवसर पर मनाया जाता है? तो टूसू पर्व की बात हो रही है, तो टूसू पर्व जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं फसल कटाई के समय। टूसू पर्व हम मनाते हैं फसल कटाई के समय और वो समय होता है मकर संक्रांति का। वो समय होता है मकर संक्रांति का जिस समय हम ये पर्व मनाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो ये फसल कटाई का समय है लेकिन ये मकर संक्रांति के समय ही होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसके 3 नाम हैं, टूसू पर्व, मकर पर्व और पौष पर्व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन स्टैटिक जीके पे। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? सब जानते हैं, हाथी। इसके अलावा कुछ और भी राजकीय चिन्ह है हमारे, जैसे कि पक्षी, तो पक्षी है कोयल, ठीक है, एशियन कोयल। उसके बाद वृक्ष, तो वृक्ष है साल, साल वृक्ष। खेल कोई नहीं है हमारा, ध्यान रखेंगे। फूल पलाश का फूल है और नृत्य है छऊ नृत्य, ठीक है। और भाषा हिंदी है। खेल कोई नहीं है। राजकीय प्रतीक जो है हमारा, ये पहले अलग था लेकिन अभी चेंज हो गया है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अशोक स्तंभ के साथ वृत्ताकार खंडों में 24 हाथी, 24 पलाश के फूल और सौर चित्रकारी के 48 नर्तक और अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त। ये मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा दूंगा आपको दिखाने के लिए कि झारखंड का राजकीय प्रतीक क्या है। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सबको पता है, अभी वो हमारी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये 18 मई 2015 को जो है हमारी राज्यपाल बनी थी। 21 जुलाई तक ये 2021 जुलाई तक ये रही थी और ये पहली आदिवासी राज्यपाल भी हैं। और ओवरऑल की बात करें तो ये 9वें नंबर की नाइन्थ नंबर की ये हमारे राज्यपाल थीं। इनसे जस्ट पहले जो थे वो थे सैयद अहमद और इनके बाद आए थे रमेश बैस, ठीक है। यानी कि 8वें नंबर पे थे कौन? सैयद अहमद, 9वें पे द्रौपदी मुर्मू और 10वें पे आए थे रमेश बैस। और अभी वर्तमान में 12वां पोजीशन चल रहा है जो कि हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? कुल 24 ज़िले हैं झारखंड में, 24 ज़िले हैं। लेकिन जब ये बना था, झारखंड बना था, बिहार से अलग हुआ था, तो उस समय सिर्फ 18 ज़िले थे। 6 ज़िले कैसे कैसे बने जल्दी से बता देता हूँ। 2001 में अप्रैल में 4 ज़िले बने। पलामू से काट करके बनाया गया लातेहार, दुमका से काट करके बनाया गया जामताड़ा, गुमला से काट करके बनाया गया सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से काट करके बनाया गया सरायकेला खरसावां। ठीक है, 4 ज़िले हो गए। और 2 ज़िले बने 2007 में सितंबर में। रांची से काटा गया खूंटी और हजारीबाग से काटा गया रामगढ़। तो अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 24। झारखंड की पहली सीएम कौन थी? पहली मतलब कि पहली महिला सीएम से बात हो रहा है यहाँ पे, महिला मिस हो गया। तो कोई भी महिला सीएम अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन सीएम की बात हुई है तो आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ।
हमारे पहले सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और उसके अलावा शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, इन्होंने 3 बार पद संभाला है। हेमंत सोरेन 4 बार ये पद संभाल चुके हैं और वर्तमान में भी यही है। अगर एक बार के कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा पद रहा है रघुवर दास का, जो 5 साल तक रहे हैं। और अगर एज अ पीपल बात करें तो कुल 7 लोग अभी तक हमारे सीएम रह चुके हैं। और अवधियों के हिसाब से देखें तो 12 बार इस कुर्सी पे लोग बैठे हैं। ओके। और अगर हम बात करें टेन्योर के हिसाब से कि टोटल टेन्योर में सबसे ज़्यादा कौन समय बिताया है, मतलब जितनी बार भी वो बैठे हों सब में, तो सबसे ज़्यादा अर्जुन मुंडा 5 साल 307 दिन, दूसरे नंबर पे रघुवर दास 5 साल 1 दिन, और तीसरे नंबर पे अभी जो है हेमंत सोरेन 4 साल प्लस कंटिन्यू चल रहा है इनका। ये ऑब्वियसली ये सबको पार कर जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा समय तक करने वाले। और 5 साल तक कार्यकाल करने वाले अभी तक सिर्फ एक ही सीएम हुए हैं, रघुवर दास, ये याद रखेंगे आप। और ओवरऑल में अगर बात करें तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है चंपई सोरेन का, मतलब सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल में बात करें तो। लेकिन उससे भी छोटा कार्यकाल अगर एक कार्यकाल की बात करें तो सिर्फ 10 दिन का कार्यकाल रहा था शिबू सोरेन का। 2 मार्च 2005 को बैठे, 12 मार्च 2005 को वो निकल गए थे। ठीक है। और अपना वो विश्वास पत्र पारित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है बीआईटी मेसरा कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है, सभी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो बिरसा लोग से नाम कंफ्यूज आते हैं कि बीआईटी है तो बी फॉर बिरसा होगा, नहीं, बी फॉर बिरला। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, रांची में 1955 में बीएम बिरला के द्वारा मेसरा में इसको स्थापित किया गया था। सबसे फेमस चीज़ क्या है कि अभी जो हमारे सीएम हैं हेमंत सोरेन, ये बीआईटी मेसरा के पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं। ओके। और भी बहुत से लोग इसमें अच्छे फेमस लोग इसके स्टूडेंट रहे हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैं आज समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, और दोस्तों के साथ अगर आप शेयर कर सकते हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें। ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो, अगर कोई कमी है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, आपको मैं पूरा करके दूंगा, जो भी आपकी इच्छा होगी। कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।